अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं साथ हूं जनता दल के जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ। उनसे हम कुछ सवालात पूछने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं और वो भी कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इस वक्त जबकि लॉकडाउन चल रहा है और शहर में अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, सिलसिला दराज होता जा रहा है, तो इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू शनीद हम करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अभी जो हालात चल रहे हैं शहर भर में, तो उससे मुतालिक आपकी जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप कुछ कदम उठा रहे हैं? जो अमवात बढ़ रही हैं और हॉस्पिटल्स का जो माहौल सुनने में आ रहा है जीवन हॉस्पिटल का, और इस तरह से दरमियान में आप लोग भी किसी हॉस्पिटल को लेने वाले थे, सहारा हॉस्पिटल का नाम आ रहा था। जब से 1.5 महीने से लॉकडाउन और महामारी शुरू है, शहर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हमने पहले ये सोचा कि जब इंतज़ामिया अपने तौर पे जो भी कर रही है वो पूरी मुकम्मल तौर पर उस पर काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने कहा कि यार हम हमारे खर्च से और हमारे यानी मेडिकल स्टाफ के ज़रिए हम एक कोविड हॉस्पिटल लेना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के बगैर कोई कोविड हॉस्पिटल नहीं शुरू किया जा सकता। तो हमने कारपोरेशन से कहा कि आपने जो हायर किया है कोविड हॉस्पिटल वो हमें दीजिए। पहले नेपचून हॉस्पिटल की बात चली, हमने नेपचून हॉस्पिटल के मालक वेंकटेश जवाहर से बातचीत की, वो राजी थे देने के लिए। वहाँ लाइट कनेक्शन नहीं था, हमने लाइट कनेक्शन जोड़ा, वहाँ साफ़ सफाई करवाई। मगर उस बीच उपायुक्त कापड़नी साहब का ये बोलना था कि नेपचून हॉस्पिटल जो है ये उनके टर्म कंडीशन में कोविड के लिए नहीं बैठता, उसमें एक ही रास्ता है और वो ऊपर के मंजिले पे है, इसलिए वो कोविड के लिए नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि आप कोई दूसरा हायर किया हुआ हॉस्पिटल दीजिए। तो सहारा हॉस्पिटल की बात चली, उन्होंने हमसे जो जो मांगा, हमने पत्र दिया, डॉक्टरों का बायोडाटा दिया, मगर उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से और कारपोरेशन की तरफ से हमको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। और बाद में ऐसा समझा गया कि सहारा हॉस्पिटल के इंतज़ामिया या जो उनके मालक है वो प्राइवेट संस्था को नहीं देना चाहते। तो ऐसे हालात में हम कोई हॉस्पिटल नहीं शुरू कर पाए। दूसरी बात, आज जो शहर में हालात हैं और अमवात मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं इंतज़ामिया और कारपोरेशन जिम्मेदार हैं। आज शुरू में हमको लगा कि चलो कोई काम काज करने के लिए वक्त लगता है, हम कुछ वक्त के बाद उस पर बात करेंगे, मगर मुसलसल जब हमें लगा कि इनकी प्लानिंग बराबर नहीं है, तो हम कमिश्नर से मिले, जो स्पेशल ऑफिसर पंकज असिया साहब आए हैं उनसे मिले और उनको कहा कि यार आपकी प्लानिंग हमको बराबर नहीं लगती। तो उस पर हमने उनसे कहा कि यार मालेगांव शहर ये वाहिद शहर है जिसके 4 सरकारी हॉस्पिटल होने के बाद भी एक भी कोविड के लिए हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। और आप लोग जो इंतज़ाम हॉल में या टेंट लगाने की बात करते हो, इस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर हमारा बोलना ये है कि पहले जो आपके पास हॉस्पिटल है पहले उसमें इंतज़ाम कर लो जो आसान है। वहाँ आपके पास मेडिकल स्टॉप है, वहाँ सारी सहूलत है, तो फौरी तौर पर उसका इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर वो मुकम्मल हो जाता, वहाँ पे इतने पेशेंट हो जाते कि जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ जाया जाए तो मुनासिब बात है। तो हमने सिविल हॉस्पिटल की बात की और मैं खुद सिविल हॉस्पिटल में गया कल। मैं वहाँ पेशेंट गिना, डिलीवरी में 5 पेशेंट थे और दूसरी तरफ ऐसे कुछ 9 पेशेंट 200 बेड के हॉस्पिटल में थे, जो कि नॉन कोविड डिक्लेयर किया गया है। तो हमने कमिश्नर को बोला, तो कमिश्नर भी ये बात माने। मुझे खुद कमिश्नर ने कहा कि यार मैं जब यहाँ आया तो मैं पहले यही बोला कि सिविल हॉस्पिटल और हमारे सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहे। तो मुझे बोला गया कि 150-200 डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल में होती है। तो मैं बोला यार ये बात गलत है, मैंने उनको फ़ोटो और वीडियोज़ बताए, तो उन्होंने हमारी बात मानी और मैं बोला आप खुद जाकर वहाँ दौरा कर लीजिए। उसके ताल्लुक़ से कल कमिश्नर के साथ मीटिंग भी है। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि वाडिया हॉस्पिटल जो बंद है उसको नॉन कोविड शुरू किया जाए। अली अकबर को भी हम नॉन कोविड के लिए ही बोलते हैं, और सटाना रोड पे जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड। ऐसे 3 सरकारी हॉस्पिटल नॉन कोविड रहे और एक हॉस्पिटल कोविड का रहे, और वहाँ CCTV कैमरे के साथ में सब पेशेंट लोगों की तिब्बी इमदाद या जो भी उनको दिया जा रहा है वो उसमें हो, ताकि हम और इंतज़ामिया हर वक्त नज़र रख सके कि सब चीज़ बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें ना ही हमारा मकसद कुछ सियासत का है। आज ऐसा है कि शहर रहेगा, हम रहेंगे तो आगे सियासत करते रहेंगे। आज माजी आमदार साहब शेख आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
उनका जो तरीका था कि सिविल हॉस्पिटल को अगर कोविड के लिए दिए तो मैं आंदोलन करूंगा, ये एकदम गैर मुनासिब बात है। मैं आसिफ शेख से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि सियासत और ठेकेदारी हम रहेंगे, शहर रहेगा तो आप भी कर सकते, हम भी कर सकते, इसलिए इन हालात में आप उसको अपना आना का सवाल मत बनाओ। और सिविल हॉस्पिटल में सब इंतज़ाम है। आज जितनी मेडिसिन आती है कोविड के लिए उसका गोडाउन सिविल हॉस्पिटल है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर का गोडाउन सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ से जब सब सप्लाई होता है, 200 बेड हैं, तो उसको कोविड के लिए क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता। और आज की कंडीशन में वहाँ कोई नॉन कोविड पेशेंट नहीं है। पहले की बात ऐसी थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद थे। राजेश टोपे साहब के आने के बाद कम ज़्यादा कहीं ना कहीं आज प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें इधर उधर जाने के बजाय सिविल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जगह आज मालेगांव कॉरपोरेशन और इंतजामिया के पास वही है। रिलायबल मैदान में जो नया क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी जारी है, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इंतजामिया की प्लानिंग का हिस्सा बराबर नहीं है, ना ही वो प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जब ये मर्ज मालेगांव में शुरू हुआ, हम 29 मार्च को शान हिंद और मैं खुद कॉरपोरेशन कमिश्नर के पास गए और उनको बोला कि आप चेक पोस्ट लगाओ, डिजिटल थर्मामीटर से चेकिंग करो कि कौन लोग मालेगांव आ रहे हैं। उससे पहले अगर कोई आया होता तो वो ठीक था, मगर 22 मार्च से डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी हो गई थी। दिखती बात है, अगर 9 अप्रैल को हमारे यहाँ कोविड के पहले मरीज़ मिले तो ये 18 दिन के अंदर बाहर से ही कोई ना कोई आया, मगर उस पर भी इंतज़ामिया ने ध्यान नहीं दिया और कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया गया। उसके बाद इन्होंने दिलावर हॉल और कुरैश जमात खाने को क्वारंटाइन वो बनाया, क्योंकि उनके पास कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। फिर फौरी तौर पे समझा कि ये मुनासिब नहीं है। फिर मालेगांव स्कूल ली गई, एटीटी स्कूल ली गई और जेटी स्कूल ली गई, मंसूरा में क्वारंटाइन बनाया गया। आज मैं इसाक सेठ जरवाले साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उनका ये बोलना था कि मैंने मालेगांव स्कूल के 105 कमरे दिया, आज की कंडीशन में वहाँ 20 कमरे में ही मरीज़ नहीं है। तो तुम्हारे पास जो पहले से क्वारंटाइन सेंटर तुमने बनाया है, जब वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं या तुम वहाँ पर लोगों को अभी नहीं रख पा रहे, तो तुम नई नई जगह ढूंढने का तुम्हारा मतलब क्या है। और इतनी गर्मी में आगे बारिश है, टेंट लगाने वाली बात कहाँ तक समझदारी की है। मैं इस पे भी मेरा एतराज़ नहीं है, मगर मेरा ये बोलना है कि जब तुम्हारे पास पहले से जो चीज़ें मौजूद है उसका इस्तेमाल करो, और वो अगर पूरी हो जाती हैं, वहाँ पर पेशेंट इतने हो जाते हैं कि जगह नहीं है, तो उस वक्त टेंट की बात ठीक है। ये टेंट लगाना, स्कूलों को हॉस्पिटल करना, हॉल को हॉस्पिटल करना, ये सब ठेकेदारी करने का एक तरीका है। इसके अलावा मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आपका ये कहना है कि जितने पेशेंट होंगे उतना फंड आएगा, क्या ऐसा ही है? नहीं, जितने पेशेंट होंगे उतना फंड आएगा, ये सवाल मेरी समझ में नहीं है। मेरा बोलना यह है कि नई जगह को बनाना, दिखती बात है वहाँ अखराजात आएंगे। आप कोई टेंट बनाना, कोई ये क्या इज्तिमा है क्या, या कोई ऐसी वैसी बात है क्या कि टेंट लगा दिया और वहाँ 200-500 लोगों को रख दिए हो जाएगा। मरीज़ है, उसमें सस्पेक्टेड मरीज़ होंगे, उसके अंदर तुमको पलंग, फैन, संडास, बाथरूम, गटर, पानी, ये इंतज़ाम करना कोई मामूली बात है क्या? वहाँ लाखों करोड़ों रुपये का फंड लग जाएगा। तो तुम्हारे पास जब स्कूलें और हॉस्पिटल खाली पड़े हैं तो पहले उसमें इंतजाम करो, तुम फंड बिला वजह मत लगाओ। दूसरी अहम बात कि बाकी जो क्वारंटाइंस ऑलरेडी शहर भर में है, वहाँ से शिकायत ये आ रही है कि पानी नहीं मिल रहा है, वक्त पर खाना नहीं मिल पा रहा है, या खाना मिल रहा है अक्सर व बेशतर तो दूसरी तकालीफ हैं, जैसे उनको कोई देखने नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में स्टाफ 20 का बताया जा रहा है, लेकिन 4-5 ही लोग हाजिर होते हैं। तो क्या इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है या नए नए क्वारंटाइन सेंटर कायम करने? जो पहले से इनके पास मौजूद है, फारान हॉस्पिटल हो, मंसूरा हो या फिर जीवन हॉस्पिटल हो, वहाँ का इंतज़ाम पहले देखना ज़रूरी है। मैं कमिश्नर को ये बोला कि अभी तक जीवन हॉस्पिटल बोलो या जो भी इन्होंने जहाँ मरीज़ आ रहे हैं, इनके पास एक्सरे मशीन वहाँ पर नहीं है। मुझे खुद वहाँ डॉक्टर जो थे उन्होंने आके कहा कि जब कोई सस्पेक्टेड मरीज़ जाता है तो तुम फ़ौरन उसको नहीं बोल सकते कि उसको कोरोना हुआ या कोविड हुआ है, जब तक उसको आप चेक नहीं कर लेंगे। उससे पहले उसको प्रेशर की तकलीफ़ है, उसको शुगर की तकलीफ़ है, तो वो डायरेक्ट उठाते हैं और उसको कोरोना के उसमें डाल देते। उसके बाद उसका प्रेशर, शुगर, इसके ताल्लुक से वहाँ कोई अंदर तक नहीं जाता। तो एक्सरे मशीन और वहाँ फैसिलिटी देना छोड़कर ये
मैदान मैदान घूम रहे, स्कूल स्कूल घूम रहे। सिटी इंजीनियर मुझे खुद बोले कि यार मुझे स्कूल स्कूल बोलते हैं कि जाओ और देखो हॉस्पिटल कैसे बनेगा, स्कूल में हम कैसे हॉस्पिटल बनाएं, ये मुझे सिटी इंजीनियर बोला कारपोरेशन का। तो आप समझ लो कि ये किस तरह की प्लानिंग है या किस तरह का काम है। दूसरा एक अहम सवाल मुझे याद आ रहा है कि आप पर इल्ज़ाम ये लगा कि जो राशन का सामान आया हुआ था, राशन का अनाज, तो उसको आपने बतौर रिलीफ 2 मरहूमीन के नाम पर तकसीम किया है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि हमने जो रिलीफ बांटी, वहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे भी थे। हमने रिलीफ 3800 किट बांटी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमने उसमें गेहूं और चावल दिए ही नहीं जो कि राशन से मिलता है। उसकी वजह ये थी कि गेहूं और चावल ऑलरेडी पीले कार्ड वालों को मिल रहा है, केसरी को भी अभी शुरू हो गया है। तो हमने खजूर दी, लाल दाल दी, चना दिया, तेल दिया, शक्कर दी, गरम मसाला दिया। मुझे कोई ये बताइए राशन से कहाँ मिल रहा है कि हम राशन से लेकर उसको बांटेंगे। पिछले दिनों जब साथी बुलंद इकबाल बक़ैद हयात थे, उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि साथी निहाल अहमद के नाम पर एक हॉस्पिटल कायम हो, बड़ा हॉस्पिटल। तो उस सिलसिले में आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर इस सिलसिले में आगे कार्रवाई होने वाली है तो इस सिलसिले में? नहीं, हमने निहाल साहब के इंतकाल के बाद हमने ये ऐलान किया था कि हम एक मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल बनाएंगे, और उस पर हमारा काम भी चालू था। हाईवे पे साजिदा मैडम की ज़मीन थी, उसको हमने पूरा नक्शा वगैरह बनाया और उसका प्रपोज़ल मंत्रालय तक ले गए। लेकिन उसमें ये हुआ कि हमें कोई डॉक्टर लोगों के शहर से ही ये सजेशन दिया गया कि हॉस्पिटल ऐसा बनाओ कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो उसके टर्म कंडीशन ऐसे रहे कि वो स्कीम उस पर सब लागू हो जाए, ताकि गरीब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मगर जो जगह हमारे पास उस वक्त थी हाईवे में, वो जगह कट रही थी, जिसकी वजह से हम उस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने उस पर 1-1.5 साल मेहनत की, फिर हम जगह चेंज करना चाहते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बुलंद भाई की तबीयत का मामला आ गया, हम साल भर उसी में परेशान रहे, इसलिए हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और अभी भी हमारा इरादा है कि हम इंशाअल्लाह इस शहर में मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल ज़रूर तामीर करेंगे। और बुलंद इकबाल साहब की भी ये आखिरी वक्त में भी ख्वाहिश थी कि हमने साहब के इंतकाल के वक्त बोला था, तो वो खुद मुझे बोले थे उनके इंतकाल से एक दिन पहले कि यार वो हॉस्पिटल अपने को शहर में बनाना है, और इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। सिविल हॉस्पिटल में पिछले दिनों जो वाक़या हुआ था, तो उसको लेकर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इस बात को बारहा उछालते रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सफाई देंगे? कोई भी मामला आता है तो पहले सिविल हॉस्पिटल का ही नाम लेते हैं। ऐसा है कि वो लॉकडाउन का पहला दिन था, 25 मार्च, हम गए थे। कुछ मामले में इसकी सफाई हम पहले भी दे चुके हैं, और जो बातें वहाँ हुई, ठीक है, उसमें अगर किसी ने लात मारा या कुछ, तो वो हम भी उसको गलत मानते थे। लेकिन जिस हिसाब से उसको सियासी बनाया गया और नेशनल मीडिया तक ले जाया गया, और यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये देखो मालेगांव की बदनामी हो रही। आज नेशनल मीडिया क्या है ये मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को समझाने या समझने की ज़रूरत है। हर छोटी बात को बड़ा बनाना और मुसलमानों की बदनामी करना, यही होता रहा। मालेगांव शहर की बात ले लो कि अगर आवाम बाहर है तो ये नेशनल मीडिया में ज़रूर दिख जाता, मगर यहाँ इंतज़ाम नहीं है। इसके ताल्लुक़ से मैं खुद मराठी न्यूज़ चैनलों को मेल करते रहा हूँ, मैं नेशनल मीडिया वालों को मेल करते रहा हूँ, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस वाले को भी मैंने मेल किया था, मुबस्सिर मुश्ताक से मिलकर, जो हमारे एडिटर हैं उनसे मिलकर। मगर कोई नेशनल मीडिया यहाँ के इंतज़ामिया पे कोई तनकीद नहीं करती। मगर शहर के अगर कुछ मामला थोड़ा बहुत भी हो जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के मस्जिद के नाम से, मदरसे के नाम से किया जाता। तो वो सिविल हॉस्पिटल का भी मामला वही हुआ कि उसको नेशनल मीडिया ने बिला वजह तोल दिया। हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष भामरे का जो बयान आया है कि धूलिया में मालेगांव वालों को बिल्कुल आने न दिया जाए, तो इस सिलसिले में आप लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस सिलसिले में हम तो FIR करना चाहते हैं उनके ऊपर, और हो सकता है कि हमारा मशवरा चल रहा है कल या परसों हम पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करें। उसकी वजह यह है कि वो एक के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं और इसी हलके के हैं, डॉक्टर हैं। इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान और फ़िरका परस्ती से लबरेज बयान मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। इंसानियत के साथ धोखा, वो भी एक डॉक्टर का, ये एकदम गैर मुनासिब बात है। हमारा ये बोलना है कि कोविड के जो शराइत हैं उसके अंदर साफ लिखा है कि तुम इलाकाइयत
तुम मजहबी बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आज सरकार मुसलसल कॉलर ट्यून पर मैसेज दे रही है कि आप बीमारी से लड़ो, बीमार से मत लड़ो, बीमार को आप देखो, उसका इलाज कराओ। ऐसे हुकूमत जब इस तरह का मैसेज देना चाहती है और हुकूमत का ही एक नुमाइंदा इस तरह की बात करे, जो कि वो जब शपथ लेते उस वक्त ये बोलते कि हम कोई भेदभाव, उन्होंने उनके डॉक्टरी पेशे के साथ गलत काम किया, उन्होंने उनके नुमाइंदे के तौर पे गलत काम किया, उन्होंने इस बीमारी की जो टर्म कंडीशन भारत सरकार ने तय की है उसके साथ गलत काम किया। तो ऐसे आदमी के ऊपर FIR होना चाहिए और आगे चल के ये सब हालात जब नॉर्मल हो जाएंगे तो हम उनके खिलाफ पिटिशन पे इंशाल्लाह फाइल करेंगे कि उनकी रुकनियत रद्द की जाए। शहर के जो पावरलूम मजदूर हैं आज भी वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके मुतालिक और उनकी रोज़ी रोटी के सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, और उठ भी रही है तो कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या आपने कुछ किया है? नहीं, ये बात तो सच है कि आज मज़दूर तबका सबसे ज़्यादा परेशान है, लेकिन सवाल ये है कि अब सभी लोग कम ज़्यादा करके जिनसे भी सियासी हो, समाजी हो, कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम रिलीफ बांटने का काम कर रहे हैं और भी अभी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। अभी कारपोरेशन की तरफ से भी बात चल रही है कि रिलीफ बांटी जाए। आज हर तबका परेशान है, वो कारखानेदार हो, मज़दूर हो। मज़दूर ज़्यादा परेशान है, कारखानेदार भी, बुनकर भी परेशान है, क्योंकि पहले से मंदा चला आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बुनकर भी कम ज़्यादा बोलकर जितना मज़दूरों का ख्याल रख सकते हैं रख रहे हैं। और हमारी अभी भी बुनकर और सेठ लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाली ईद तक कम से कम बुनकरों को कुछ ना कुछ अपने तौर पे वो जो कर सकते हैं उनकी मदद करना चाहिए। इन हालात में सबको मिलकर शहर को संभालना है, मज़दूरों को भी संभालना है, बुनकरों को भी संभालना है, और जो दूसरे कारोबार करने वाले लोग हैं सभी परेशान हैं। सबको मिलजुल कर हमें एक दूसरे को संभालना है। यही इस शहर में आज हालात है और इसी पे अमल करना चाहिए। आज के दिन सुराना सेठ जो कि शहर के मगरबी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनको क्वारंटीन किया गया मालदा कॉलोनी में, 11,000 कॉलोनी में वाक़ क्वारंटीन सेंटर में, तो उस वक्त उन्होंने बहुत हंगामा किया। वहाँ वो कह रहे थे इंतज़ामात नहीं है, यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद DYSP वगैरह वहाँ आए और उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए वहाँ बाकायदा लोगों को खाली किया और उनके साथ कोई सेठ थे उनको होम क्वारंटीन किया, और बकिया लोगों को जो दीगर गरीब अफराद थे उनको दीगर क्वारंटीन सेंटर में भिजवा दिया। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? कुछ अलग हो रहा है? जो बासर लोग हैं, असर और रसूख वाले, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, जो गरीब हैं उनके साथ अलग हो रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, पूरी तरह तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये तो हर जगह ये वैसे मामलात होते रहते हैं। आज जो सुराना साहब का मामला हुआ, ये बात बराबर है, उनकी बात भी सही थी, मगर उनके साथ किया गया तो इसका मतलब ये आप समझ लो कि उनकी बीवी माजी नगर सेवक रही है और एक बड़ा नाम है। अगर उनके साथ ये हालात हैं तो गरीब लोगों के साथ वहाँ क्या हालात होंगे, इसको समझने के लिए उनका ही बयान काफ़ी है। और उनको अगर होम क्वारंटाइन किया गया है तो अभी हम कल खुद कमिश्नर से बात करने वाले हैं कि आज गवर्नमेंट से टर्म कंडीशन चेंज हुई है होम क्वारंटाइन की भी, और दूसरे मामलात में भी एक नया GR आया है कि 7 दिन में अगर मरीज़ बराबर है तो उसको आप छोड़ सकते, और होम क्वारंटाइन अगर सेचुरेशन 95 के ऊपर है और पॉजिटिव है तो उसको भी घर में इलाज करने की अगर सहूलत है तो की जा सकती है। तो ऐसे मामलात हैं। अब इसमें होता क्या है कि गरीब आदमी के पास घर में वो सहूलत नहीं है, अमीर आदमी के पास वो सहूलत है। अब तो वो एक मजबूरी आ जाती है। ये बात बराबर है कि गरीब और अमीर में फ़र्क होता है, मगर सवाल यह है कि अब गरीब आदमी के पास घर में संडास बाथरूम नहीं है, उसका पटरी का घर है, आजू बाजू वाले को प्रॉब्लम है, तो इंतज़ामिया ही फ़ौरन उसको नहीं छोड़ सकती। अब अमीर आदमी है, पैसे वाला है, तो उसके घर में संडास बाथरूम है, इंतज़ाम है, कई रूम है, तो वो होम क्वारंटाइन हो जाता है। तो ये एक मामला है, वो गरीबी अमीरी का वो चलता ही रहेगा। उसमें एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि सियासत की जा रही है, तो इस सिलसिले में आपका मौक़िफ़ है? हम इससे पहले भी बयान दिए, हम अभी तक यही चाहते हैं कि यार इस पर कोई सियासत ना हो, मगर आज जो माजी आमदार का बयान आया वो पूरी तरह सियासी और अनापरस्ती पे आया। अगर उनको सही सिचुएशन देखना है तो वो खुद सिविल हॉस्पिटल जाएं और वो देखें कि यार वहाँ क्या सिचुएशन है और उसे कोविड क्यों नहीं किया जाए। आज जब मैं इससे पहले ही बोला कि यार हर सरकारी हॉस्पिटल कोविड है, तो सिर्फ अपनी अनापरस्ती में और सियासी समझ से ये करना बराबर नहीं है। हम अभी भी उनसे यही, और मैं तो पहले भी बोला और आज भी बोलता हूँ कि
कल 4 बजे कमिश्नर के पास जाने वाले हैं, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, मुफ्ती साहब खुद उसमें हैं, शहर के जिम्मेदार लोग भी हैं, दादा भूसे साहब भी आने वाले हैं और भी दूसरे लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आसिफ भाई भी वहाँ आए, शेख रशीद साहब भी आएँ। हमको सबको बैठ के एक अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग करना चाहिए। उसमें अगर उनके पास कोई अच्छी प्लानिंग है तो हमारा उस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर अगर हमारे पास कोई प्लानिंग है तो उस पर भी अमल होना चाहिए। ये नहीं कि यार हमने बोल दिया सिविल हॉस्पिटल चालू करना तो मैं मुखालफत करूँगा, ये बात बराबर नहीं है। इन्होंने मिलकर काम करना चाहिए और मैं तो गुजारिश करूँगा कल 4 बजे वो भी आ जाएं, या फिर उन्होंने कोई मीटिंग एक साथ बुला ले। अगर उनको लगता है कि यार ये हमने बोला है इसलिए वो नहीं आ सकते, तो कल 4 बजे के बाद कोई और दिन वो मीटिंग बुलवा ले और हमको बुलवाएं कि यार देखो हमारी ये प्लानिंग है, तुम्हारे पास क्या है इसमें, तो बैठ के बातचीत करके कोई अच्छा रास्ता निकाला जाए और दोनों मिलकर काम करें। आज भी हमारा यही बोलना है। अब्दुल हमीद अजहरी जो कि कुल जमाती तंजीम के अहम रुकन हैं, वो इस समत कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सियासी लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो क्या इस सिलसिले में सभी लीडरान आना चाहते हैं? हाँ, उनकी कोशिश बहुत अच्छी है आज के हालात में शहर के लिए, और हम उनके साथ में हैं। कल की जो मीटिंग है उसमें वो भी रहने वाले हैं और उनकी ही कोशिशों से उस मीटिंग को मुफ्ती साहब अरेंज करके रखवाए हैं। और कहीं ना कहीं शहर के ऐसे लोग, अब्दुल हमीद अजहरी साहब और ऐसे लोग जब आए हैं तो हमें इनके साथ एक अच्छा प्लान करना चाहिए और उसमें ही सब लोगों को आना चाहिए। और उसमें भले कोई सरपरस्ती या उसका जो मुखिया है या जो उसका सदर है कोई गैर सियासी आदमी को बना दिया जाए, जैसे अब्दुल हमीद अजहरी साहब हो गए, इसाक जरवाला साहब हो गए, ऐसे आदमी को उसका सरपरस्त या सदर बना दिया जाए और सारी पार्टियों के नुमाइंदों को उसके अंदर रखा जाए, एक कमेटी बना के, और उस कमेटी के थ्रू काम काज किया जाए। कोई अपनी अना में ना रहे, कोई क्रेडिट लेने के झगड़े में ना रहे। ऐसा इस तरीके से भी काम किया जा सकता, मगर कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से काम नहीं करना चाह रहे। आज भी कोशिश की गई तो उसमें उन्होंने कोई अमली तौर पे कदम नहीं उठाया। इसलिए अब हमें लगने लगा है कि यार बरसरे इक़्तिदार कारपोरेशन में जो है वो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और ठेकेदारी करना चाहते हैं।